7 अक्टूबर 2023 को हमास के फाइटर्स ने इसराइल पर हमला किया और सैकड़ों इसराइलियों को गजा की पट्टी में ले गए। फौरी तौर पर तो सारी दुनिया ने हमास को बहुत बुरा भला कहा कि भाई तुम शहरियों को अगवा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा हमला गलत था, वगैरह वगैरह। मगर इसराइल के जवाबी हमले में जब लगातार बच्चे, औरतें, बुजुर्ग मारे जाते रहे, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले होते रहे, तो दुनिया में भी सेंटिमेंट बदलने लगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 38,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, 88,000 जख्मी हो चुके हैं और यूएन के अपने अंदाजों के मुताबिक अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इस जंग पर हजारों वीडियोस अब तक इंटरनेट पर आ चुकी हैं, इसलिए जो बातें उनमें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो दोबारा करने का फायदा नहीं। हम आज की वीडियो में कुछ दूसरे सवाल उठाने जा रहे हैं। पहला, कि हमास ने इतना बड़ा पंगा लिया क्यों, ये जानते हुए कि इसराइल कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये अंदाज़ा तो कोई भी लगा सकता था, उन्होंने इतना बड़ा पंगा लिया क्यों। दूसरा ये कि इसराइल को इतना खुला लाइसेंस क्यों मिला हुआ है कि भाई जो चाहो करते जाओ, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तीसरा ये कि अब ये जंग इतनी पुरानी हो चुकी है तो आखिर ये कब तक जारी रहेगी और आखिर में इसका नतीजा निकलेगा क्या। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल शायद, कि इस वक्त हमें करना क्या चाहिए। तो आए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं तैयब इब्राहिम। वैसे तो इसराइल 1948 में फॉर्म हुआ था, लेकिन इसकी कहानी इससे बहुत पुरानी है। तो आए एक बहुत क्विक सा रीकैप ले लेते हैं। 20th सेंचुरी तक यूरोप में एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदियों से मुखालफत की तहरीक काफ़ी जोर पकड़ चुकी थी। हिटलर की तो पूरी कैंपेन ही यहूदियों की मुखालफत पर थी। उस दौर में भी एक आज़ाद ज्यूइश स्टेट की कोशिशें की जा रही थीं। 19वीं सदी में अमेरिका में अरारात सिटी के नाम से एक ज्यूइश लैंड कायम करने की कोशिश की गई। 20वीं सदी के शुरू में सोवियत यूनियन में यहूदियों को एक ऑटोनोमस रीजन दे दिया गया। ये ऑटोनोमस ज्यूइश रीजन आज भी कायम है और बिरोबिज़ान इसका कैपिटल है। 1903 में ब्रिटिश एम्पायर ने यहूदियों को अफ्रीका में एक ज्यूइश स्टेट बनाने की ऑफर कराई। अगर वो स्टेट बन जाती तो शायद आज इसराइल फलस्तीन की जगह कीनिया वाली जगह पे होता। उस वक्त यहूदी कम्युनिटी ने ये प्रपोजल इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि वो कहते थे कि अगर हमने अफ्रीका में इसराइल बना लिया तो फलस्तीन के इलाकों में फिर कभी इसराइल नहीं बन सकेगा। क्योंकि वो इस इलाके को अपना प्रॉमिस्ड लैंड मानते हैं, वो इसी जगह पर इसराइल बनाना चाहते थे। पहली जंग अजीम के बाद यरूशलेम से ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गई और फलस्तीन के इलाके बरतानवी कंट्रोल में चले गए। बरतानवी दौर में सारी दुनिया के यहूदियों ने उस इलाके में आकर बसना शुरू कर दिया। वहीं पर ब्रिटिश सपोर्ट के साथ यहूदियों ने अपनी मिलिशियाज भी बनानी शुरू कर दी और अरबों के साथ लड़ाइयां शुरू हो गई। 1947 में यूएन ने एक प्लान फाइनल किया जिसके मुताबिक फलस्तीन में 2 मुल्क बनेंगे, एक अरबों का और एक यहूदियों का। 1948 में अरबों की यहूदियों के साथ बाकायदा जंग छिड़ गई। यहूदी मिलिशियाज ने अरबों को तकरीबन सारे फलस्तीन से भगा दिया, लेकिन उर्दन की फौजों ने वेस्ट बैंक के इलाके में कंट्रोल ले लिया और मिस्र की फौजों ने गजा के इलाकों में कंट्रोल हासिल कर दिया। बाकी सारा फलस्तीन इसराइल के कंट्रोल में चला गया। उस वक्त 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को उनके घर से निकाल बाहर किया गया। तब से लेकर आज तक ये दोनों इलाके यानी वेस्ट बैंक और गजा की पट्टी, ये दोनों फलस्तीनी इलाके तो कहलाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन नाम का इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क मौजूद नहीं है। अगर आप गूगल मैप्स पे सर्च करें पैलेस्टीन लिखकर, तो इवन दो वो मैप आपको ले जाता है इसराइल वाली जगह पर, लेकिन कोई भी जगह मार्क्ड नहीं है पैलेस्टीन के नाम से। जाहिर है जैसा सलूक वहाँ के यहूदी अभी इसराइल की स्टेट बनने से पहले ही मुसलमानों के साथ कर रहे थे और मुसलमान यहूदी लड़ाइयाँ बढ़ रही थी, तो उस वक्त ही मुसलमान मुल्कों में, बल्कि ओवरऑल सारी मुस्लिम दुनिया में, यहूदियों के खिलाफ एक सेंटिमेंट पैदा हो रहा था, इस इलाके के यहूदियों के खिलाफ, जो कहते थे कि हम यहाँ पर हुकूमत कायम करने आए हैं, एक इसराइल की स्टेट बनाने आए हैं। 1930s में जब यहूदियों की लड़ाइयाँ चल रही थी अरबों के साथ, उस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान, जहाँ पर आज पाकिस्तान है या भारत है, इस पूरे इलाके में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलासों में और ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के इजलासों में ये इशू हमेशा बहुत ज़्यादा उभर के सामने आता रहता था। जिस वक्त पहली जंग अजीम चल रही थी उस दौर में भी कायदे आज़म ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस पर बहुत ज़्यादा नाकिद रहते थे कि भाई आप लोग खिलाफत को ख़त्म ना करें, आप लोग उस्मानिया को ख़त्म ना करें, क्योंकि हम लोगों की पूरी सपोर्ट सल्तनत उस्मानिया के साथ है, खिलाफत उस्मानिया के साथ है। अक्रॉस 1930s कायदे आज़म ने यह स्टांस अपनाया हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अरबों का साथ दे, ना कि ज्यूज़ का। इनफैक्ट 23 मार्च 1940 को जो लाहौर में इजलास शुरू हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसमें बाद में फिर करारदाद पाकिस्तान यानी करारदाद लाहौर मंजूर की गई थी, उस इजलास में भी बहुत ठीक ठाक बात हुई थी फ़लस्तीन के मसले पर। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जब लग रहा था कि अब एक ज्यूइश स्टेट लाजमी बन जाएगी, उस वक्त
قائد اعظم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ گریوسٹ ڈیزاسٹر ہوگا اگر فلسطین کی پارٹیشن کی جاتی ہے۔ انہوں نے امریکہ کے اس وقت کے صدر ہیری ٹرومین کو بھی خط لکھا تھا کہ بھائی یہ ایک تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ پلیز ایسا نہ کریں۔ پاکستان میں ایک کلچر ہمارا رہا ہے کہ ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں، ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس معاملے پہ قائد اعظم کی کوئی سٹیٹمنٹ ملے یا قائد اعظم کا کوئی ویژن ہمیں نظر آ جائے۔ تو قائد اعظم کا اسرائیل کو لے کے بہت کلیئر ویژن تھا۔ بات صرف یہ پاکستان کی نہیں ہے، باقی ساری دنیا میں بھی تقریباً اسی طرح کا سینٹیمنٹ تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملیشیا کے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، حالانکہ اسرائیل اور ملیشیا کا تو براہ راست آپس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل نے فلسطین کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد عربوں میں ایک سوچ ڈیولپ ہوتی رہی کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک ویژن تھا، یہ ایک ایمبیشن تھا، ایک عزم تھا کہ بھئی ہم نے یہ علاقے واپس لینے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کلمینیٹ ہوئیں پہلے 1967 کی وار میں اور اس کے بعد 1973 کی وار میں۔ ان دونوں موقعوں پر اسرائیل کی جنگ ہوئی عربوں سے، مینلی عربوں نے حملہ کیا تھا، لیکن بعد میں عربوں کو ٹھیک ٹھاک مار پڑی۔ مار ظاہر ہے اس وجہ سے پڑی کیونکہ عربوں کے پاس آرمیز بہت کمزور تھیں، نمبر بہت بڑا تھا، آرمیز بہت بڑی تھیں، لیکن ان کی ٹریننگ بہت کمزور تھی، ان کا اکوپمنٹ بہت کمزور تھا، ان کی اسٹریٹجی بہت کمزور تھی۔ یہ دو جنگیں جیتنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کو عربوں کا ڈر بالکل ختم ہو گیا۔ 1977 سے اسرائیل فل سپیڈ پر باقی بچے ہوئے فلسطین پر بھی قبضہ مافیا بن کر کنٹرول حاصل کیے جا رہا ہے، اور ساری دنیا بس دیکھ رہی ہے۔ UN کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن کرتا کچھ نہیں۔ آج کل یہ قبضے مزید تیز ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کو روکنا تو دور کی بات، اب تو مسلمان ممالک ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے لگ گئے تھے، بلکہ یہاں تک لگ رہا تھا کہ شاید سعودی عرب بھی جلد ہی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ ایک طرف تو اسرائیل اپنی کسی پالیسی میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں تھا، دوسری طرف شاید مسلمان ممالک بھی آہستہ آہستہ فلسطینیوں کو بھولتے جا رہے تھے۔ شاید یہی حالات تھے جن کی وجہ سے حماس نے ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حماس کو اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل کیسے ریئیکٹ کرے گا، لیکن حماس والے شاید اب اس امید پر زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے کہ کبھی باقی ساری دنیا مل کر فلسطین کو آزاد کرائے گی۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ اسرائیل جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان میں کچھ غلط ہو تو امریکہ کو فوراً نظر آ جاتا ہے، اگر پوری مسلم دنیا میں کچھ غلط ہو تو فوراً نظر آ جاتا ہے۔ اسرائیل کچھ غلط کرے تو کیوں نظر نہیں آتا؟ بھائی یہ کمال ہے لابی کرنے والے گروپس کا۔ APEC اور ADL جیسی لابنگ فرمز ہر وقت امریکی سیاستدانوں، صحافیوں اور ہر طرح کی اتھارٹی رکھنے والوں یا اوپینین میکرز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کام کرتی رہتی ہیں۔ یہی فرمز سیاستدانوں کو الیکشن کے لیے بہت سا چندہ بھی دیتی ہیں، اور ان فرمز سے زیادہ فنڈنگ حاصل کرنے کی خاطر سیاستدان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرو اسرائیل ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ موجودہ امریکی صدر 1973 سے اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زائنسٹ ہونے کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ ہے جو 2017 میں یروشلم اور گولان ہائٹس پر اسرائیل قبضے کو قانونی قرار دے چکے ہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی بھی دوسرا بڑا ملک یا یونائٹڈ نیشنز اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی ایک بڑا کمال کا نیکسس بنتا ہے۔ ADL جیسی، APEC جیسی تنظیمیں جو ہیں یہ سیاستدانوں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ سیاستدان جب پاور میں آتے ہیں تو وہ پرو اسرائیل پالیسیز بناتے ہیں، وہ یہودی کمپنیوں کو بینیفٹ پہنچانے والی اسکیمیں بتاتے ہیں، یہ کمپنیاں پروفٹ کماتی ہیں، اسرائیل کی اسٹیٹ پروفٹ کماتی ہے، وہ ان تنظیموں کو واپس سپورٹ کرتی ہیں، یہ تنظیمیں واپس سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ نیکسس ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر کتنا ظلم کرتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی کوشش بھی کروں گا تو چینل پر ایک کمیونٹی وائلیشن کی اسٹرائک آ جائے گی، چینل بند کرا کے بیٹھ جاؤں گا۔ دوسری طرف یہ بات آپ کو آلریڈی پتہ ہے تو اس وجہ سے وہ بات ریپیٹ کرنے کا بھی فائدہ نہیں۔ اصل سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ورلڈ وار 2 سے لے کے اب تک گوروں کے ملکوں میں یعنی ویسٹرن ورلڈ میں یہ تاثر ایک پایا جاتا تھا کہ بھائی جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی ہیں، وہ بڑے کمزور ہیں، وہ بڑے معصوم ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے۔ کبھی ہٹلر چڑھ دوڑتا ہے، کبھی عرب چڑھ دوڑتے ہیں، اور یہ بیچارے ایک جگہ پہ ایسے مجبور سے ہو کے چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بچانے کی بہت ضرورت ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ والا سٹانس اب بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ پبلک میں جو غزہ سے تصاویر آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں،
पब्लिक में इन मुल्कों की, गोरों के मुल्कों की, आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे जैसे मुल्कों की पब्लिक जो है वो अपनी हुकूमतों को प्रेशराइज़ कर रही है कि भाई अपना स्टांस चेंज करें। नतीजा ये है कि ये ममालिक भी अपनी इसराइल पॉलिसीज़ को रीविज़िट कर रहे हैं और इस वजह से इसराइल को इन मुल्कों पर बहुत गुस्सा है। लेकिन ये मुसलमान मुल्कों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये ममालिक जो हमेशा से इसराइल के साथ खड़े होते थे वो आज फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की सोच रहे हैं। इस वक्त बहुत शिद्दत से ये ज़रूरी है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ये अपना कोई ब्लॉक बना के अपनी एक ज़ुबान के साथ प्रेशराइज़ करें यूनाइटेड नेशंस को और बाकी दुनिया को कि भाई ये मसला आज ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अब सारी दुनिया में ये सेंटिमेंट पैदा हो गया है कि भाई ये मसला ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर आज प्रेशराइज़ किया जाए तो शायद यहाँ तक बात पहुँच जाए कि यूनाइटेड नेशंस का जो प्लान है उसको बाय फोर्स इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ये ठीक है कि वो कोई बहुत आइडियल प्लान नहीं है, लेकिन कम से कम उसके ज़रिए एक अमन की उम्मीद रखी जा सकती है। क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं होता, अगर आज मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर नहीं सोचते कि भाई हमने ऐसा करना है, तो फिर आज फ़लस्तीन तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या उसके बाद इसराइल बिल्कुल सुकून से बैठ जाएगा? या इसराइल को ये नहीं पता चलेगा कि भाई हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं? तो फिर वो बैठा रहेगा, वो ग्रेटर इसराइल की कोशिश नहीं करेगा, वो बाकी सिमतों में एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त महंगाई और बहुत से दूसरे मसाइल की वजह से बहुत अनपॉपुलर जा रही है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त कोई ऐसा एफर्ट करती है जिससे सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हों और पाकिस्तान लीड करते हुए कोशिश करे, बीइंग द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, कोशिश करे कि भाई यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डिप्लोमेटिक रास्ते को इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीन के मसले को हल कराया जाए। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी कोई कोशिश करती है तो डेफिनेटली जो पाकिस्तानी अवाम है उनसे भी बहुत सी सिंपथीज़ हासिल कर सकती है। सो लेट्स होप कि ये वीडियो कोई इम्पॉर्टेंट बंदा देख ले और वो कुछ करने की कोशिश कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।